हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th फिजिक्स ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। तो आज हम उसमें जो लेक्चर नंबर 3 में हमने जो टॉपिक छोड़ा था उसको हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमने उसकी 4 डेफिनेशंस लिखा दी थी जो गोलीय दर्पण से रिलेटेड थी। उनमें से कुछ रह गई थी, उन्हें हम आज आगे अध्ययन करेंगे। तो नंबर 5 है अभिलंब। देखो अभिलंब कैसे कहते हैं? अभिलंब नॉर्मल अभिलंब सभी में अलग अलग होता है। समतल दर्पण का अलग होता है, गोलीय दर्पण का अलग होता है। देखो गोलीय दर्पण का अभिलंब क्या होता है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। यानी गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है कि वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। यहाँ पर जो BC है वो गोलीय दर्पण का अभिलंब है। और नंबर 2 पर आएगी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? जैसे कहते हैं फोकस, जैसे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अर्थात गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जैसे देखो गोलीय दर्पण है, ये पहले किसी खोखले गोले का भाग था, इसे काटकर अवतल दर्पण बनाया गया। अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस। और इसमें उत्तल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। नंबर 7 वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R या स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। जैसे ये अवतल दर्पण के लिए CP फोकस दूर CP वक्रता त्रिज्या है और ये उत्तल दर्पण के लिए CP वक्रता त्रिज्या है। तो हमारी समझ में आ गया कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके आगे हम नंबर 8 पर अध्ययन करेंगे मुख्य फोकस। देखो मुख्य फोकस क्या होता है? इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस होता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए वो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर मिल रही हैं, तो इसे कहते हैं मुख्य अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस आभासी होता है, इसलिए जो किरणें वो वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। जो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है डेड यानी कि ये दर्शाता है कि ये वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा अब देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाता है कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण की पृष्ठ से टकराती है तो वह किन नियमों का पालन करती है, इनके लिए हम इनका अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पर देखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए क्या होता है कि अवतल दर्पण के लिए होता है कि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण रही है जो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के पृष्ठ पर टकराती है और वह यदि वह
मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। तो फर्स्ट नियम देख लिया। अब देखेंगे हम सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या क्या है? सेकंड नियम तो अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि ये उसका ठीक अपोजिट है कि जब कोई प्रकाश किरण यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, तो वो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाएगी। यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से नहीं जाने वाली प्रकाश किरण लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था मुझसे। प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अवतल दर्पण नंबर थर्ड। अवतल दर्पण और नंबर थर्ड पता है अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। यानी कि वह ना तो मुख्य से समांतर होती है, ना ही मुख्य फोकस से हो जाती है, वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। और ये जो रूल हैं वो नेचुरल हैं, इन्हें किसी प्रकार प्रूव नहीं किया सकता। इन्हें किसी अवतल दर्पण को अवतल या उत्तल दर्पण को लाकर उस पर प्रकाश किरणों को निम्न स्थितियों अनुसार फिर आपतित करने पर ये किरण आप उन नियमों का पालन करती हैं, इसीलिए इन नियमों को हम सीधे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम अध्ययन करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, उसके बाद कि इनसे प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है और इनका उपयोग क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।